देश के समस्त किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आप सभी से। मैं एग्रीकल्चर फील्ड में लगभग 27 साल से हूँ और इस 27 साल के दौरान मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के काम करते हुए अनुभव लिया। किसान भाइयों के साथ में डायरेक्ट रहते हुए मैंने अनुभव लिया। एनजीओज, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो एनजीओज काम करते हैं उनके साथ रह कर के भी हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। तो पूरे एक्सपीरियंस को मैं आप सभी किसान भाइयों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में जब ये रासायनिक खादें आप सभी के खेतों में पहुंची, कृषि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो आपने इन चीज़ों को सहज स्वीकार नहीं किया था। हमारे पूर्वजों ने सहज स्वीकार नहीं किया था इन रासायनिक खादों और दवाइयों को। लेकिन कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं, सरकार के नुमाइंदों की बात को हमने माना और हमने उन रासायनिक खादों और दवाइयों को किया। उसका परिणाम आज जो हमें मिल रहा है उससे ऐसा नहीं है कि आप वाकिफ नहीं हैं, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मेन मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज स्थिति यह है कि प्रोडक्शन डे बाय डे घट रहा है, पैदावार घट रही है, उस अनुकूल पैदावार नहीं हो पा रही है जिस अनुकूल हमारा खर्चा हो रहा है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मुनाफा कम होता जा रहा है, मार्केट प्राइस मिल नहीं पा रहे हैं। जो भी हम फसलें पैदावार के रूप में ले रहे हैं उनमें रोग, कीट की इतनी ज़बरदस्त बहुतायत हो रही है कि दवाइयाँ डालने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके पीछे रीजन क्या है? इस रीजन को समझने की ज़रूरत है, हमारे किसान भाइयों को भी और खाद बीज विक्रेताओं को भी। आज ध्यान किस चीज़ पे दिया जा रहा है? फेयर एंड लवली से चेहरे को चमकाने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, लेकिन इस फेयर एंड लवली से चेहरा नहीं चमकेगा। चेहरा चमकेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर अच्छी खुराक लेने से, स्ट्रेस विहीन रहने से, तनाव रहने से चमक आएगी। फेयर एंड लवली से ये जो चमक है वो कुछ दिनों की है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज स्थिति ये हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी विपरीत जा रही खेती के प्रति कि अचानक सर्दी, अचानक गर्मी, अचानक पाला, अचानक बरसात का मौसम, और बरसात है तो बेमौसम बरसात। ये पौधा इन तनावों को झेल नहीं पाता। और यकीन मानिए, एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जिस तरीके से हमारी बॉडी है, मनुष्य की एक बॉडी है, मानव की एक बॉडी है, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी है। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें चाहिए हमारी बॉडी को, वही न्यूट्रिशन उस प्लांट को भी चाहिए। हम जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं, ये 4 दिन की दवाई है, सुबह दोपहर शाम खाइएगा इसको, और बाहर मत निकलिएगा, रजाई ओढ़ करके रहिएगा, गर्म पानी पीजिएगा, ये सारी बातें कहते हैं ना। लेकिन वो निरीह
वो मूक पौधा जो खुले वातावरण में रहता है, और हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको रसायन पिला रहे हैं, ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसके पेट में हम क्या डाल रहे हैं? बजाय डालने के हम बहुत सारी चीज़ें निकालते जा रहे हैं। आप डीएपी डाल रहे हैं, आप यूरिया डाल रहे हैं, लेकिन वो अनियमित तरीके से डाल रहे हैं, मर्जी आए उतनी डाल रहे हैं, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए उसके ऊपर आपका ध्यान कम है। इससे हो क्या रहा है कि ज़मीन में कार्बन का परसेंटेज बहुत खतरनाक तरह से नीचे गिरता जा रहा है। हमारी ज़मीनों में 1% कार्बन था, और इस समय की जो पोजीशन है मात्र 0.3% कार्बन बचा है। आज कोई भी फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, और फंगस की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ कंपनियों ने जो ईजाद की हैं वो मार्केट में बिक रही हैं। किसान भाई उनको लेके आते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। कारण क्या है इसका? कारण ये नहीं है कि दवाई वो सही नहीं है, कारण ये है कि पौधे में इम्यून पावर नहीं है, पौधे में वो ताकत नहीं है कि वो उस दवाई को एब्जॉर्ब कर सके, वो दवाई अंदर उसके जा सके, तब जाकर के बीमारी खत्म हो। तो किसान भाइयों, मेरा ये मानना है, मैं अपने 27 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करें, प्रॉपर अगर खुराक दें, गोबर की खाद, मैं खाद की बात कर रहा हूँ, गोबर की नहीं, लेकिन 90% किसान भाई गोबर देते हैं। गोबर को गलाइए, गोबर को सड़ाइए, और गलाने के लिए, सड़ाने के लिए आज की तारीख में डीकम्पोजर बहुत बेहतरीन साबित हो रहा है। 4x4 फीट की तैयार करिए, अपने गोबर को लगाइए 4 फीट चौड़ाई में और 4 फीट ऊंचाई में और 10 फीट लंबाई में, और उसके ऊपर आप डीकम्पोजर यूज करिए, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह, एकदम चाय की पत्ती की तरह से खाद वो तैयार हो जाएगी। उस खाद को डालिए। कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा। और आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने एक कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स जो पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से जाना जाता है वो उतारा है। किसी भी अच्छी कंपनी का पोटेशियम ह्यूमेट जरूर यूज करें। पोटेशियम ह्यूमेट चाहे आप बुआई से पहले ज़मीन में डालें, चाहे बुआई के बाद में, किसी भी अवस्था में अगर पोटेशियम ह्यूमेट ज़मीन में डालेंगे तो मेरा ये दावा है कि ज़मीन में कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा। और ज़मीन में अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है तो ये रोग और ये बीमारी नहीं आएंगे भी मौसम के साथ, तो उनको आप इन दवाइयों से क्योर कर पाओगे। अगर यही स्थिति रही, हमने इस कार्बन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो ये खर्चा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आउट ऑफ लिमिट। यानी 1000 रुपये का आपने फसल पे खर्चा कर दिया और पैदावार रुपये की। तो किसान भाइयों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें, डिकम्पोजर यूज करें अपनी गोबर को गलाने सड़ाने के लिए, गोबर की खाद तैयार करने के लिए, और ज़मीन में पोटेशियम ह्यूमेट। एक बात और, बायो के ऊपर सरकार भी पूरा फोकस कर रही है कि बायो की दवाइयाँ यूज करें, बायो फर्टिलाइज़र यूज करें, बायो की खादें यूज करें, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है
लेकिन बायो के प्रति अच्छा मैसेज अब तक किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा है। मेरा ये मानना है बायो ही जीवन है। जमीन में अगर आप बायो डालेंगे तो जमीन सुरक्षित बचेगी, और अगर रसायन डालेंगे तो जमीन जहरीली हो जाएगी। और यकीन मानिए, अभी मैं 0.3% कार्बन अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये 0.1% रह जाएगा। और 0.1% अगर रह गए ना, तो ज़मीन में पैदावार लेना, किसी भी फसल का उगाना और उगा कर के उससे पैदावार लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसा भी कि खेती बंद हो जाएगी? फूड सिक्योरिटी का मामला है, ध्यान तो हमें आज नहीं तो कल देना ही है। इसलिए कल पर क्यों जाए, हम आज ही करें ना इस चीज को। जो पोटेशियम ह्यूमेट है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आते हैं। जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये 6 पोषक तत्व भी उसके अंदर मौजूद हैं। और बहुत अच्छी मात्रा में उसके अंदर पोटास है, बहुत अच्छी मात्रा में उसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, बहुत अच्छी मात्रा में फैल्विक एसिड है, और कुछ मात्रा में इसके अंदर NPK और कैल्शियम भी मौजूद है। और वो इतना है जितना पौधे को चाहिए। पौधे को कोई बहुत बड़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा करके सब कुछ चाहिए। जिस तरीके से अपने को चाहिए, दूध भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, दालें भी चाहिए, जिनसे प्रोटीन मिलता है, किसी से आयरन मिलता है, किसी से स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेम उसी तरीके से पौधा भी ये सारे न्यूट्रिशन लेना चाहता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर, जमीन की उर्वरा शक्ति के ऊपर ध्यान दीजिए। ये फेयर एंड लवली ज़्यादा लगाने की कोशिश मत करिए। फेयर एंड लवली कुछ समय के लिए है, लेकिन अगर वास्तव में इस जमीन को बचाते हुए और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, वो भी कम खर्चे में, मैं ऐसी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को यूज में डालेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि कीड़े और बीमारियों से बिल्कुल 100% आपको निजात मिल जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप फेयर एंड लवली के चक्कर में पड़ोगे, उतना ही ज़्यादा बीमारियां आएंगी और उतने ज़्यादा आपको दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी, और जितना ज़्यादा आप दवाइयाँ डालोगे उतने ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। स्थिति क्या होगी कि गली और चौबारों पर आप बैठ कर के ये बोलोगे कि खेती बहुत ही घाटे का सौदा हो गई है। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है खेती घाटे का सौदा नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपका तरीका गलत है, आप अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात स्वीकार करें, मेरी बात अगर माने तो एक बार इन चीज़ों को करके देखें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9680950909। मैं एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कभी कभी आप लोगों से एक सोशल मीडिया के माध्यम से बात करूँगा। आप कभी भी इस फ़ोन नंबर पे आप सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो बहुत सारे किसानों तक पहुँचेगा, आप देखें और बहुत सारे किसानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।